हेलो दोस्तों, आज हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास के विषय में पढ़ेंगे, जिसमें आज का टॉपिक है प्रांतीय राजवंश और ये वीडियो नंबर 4 है। प्रांतीय शासन के विभिन्न क्षेत्र। भारत में सदैव क्षेत्रीय शक्तियाँ केंद्र के नियंत्रण से बाहर आने के प्रयत्न करती रहीं तथा जब जब केंद्रीय सत्ता की शक्ति क्षीण हुई, क्षेत्रीय शक्तियों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। मध्यकाल में कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुईं तथा बार बार क्षेत्रीय राज्य स्थापित हुए, जिन्होंने क्षेत्रीय पहचान, भाषा, कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देकर भारत की विशिष्ट पहचान में नवीन आयाम जोड़े। यहाँ पर ये चित्र में अटाला मस्जिद प्रांतीय राजवंश का एक स्थापत्य है, जिसमें पहला क्षेत्रीय राज्य देखेंगे बंगाल। 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन को परास्त करके बंगाल पर तुर्क सत्ता स्थापना को प्रारंभ किया। धीरे धीरे बंगाल के अधिकांश हिस्सों पर तुर्क स्थापित हो गए। दिल्ली से दूर स्थित होने के कारण बंगाल के सरदार या अमीर प्रायः स्वतंत्र होने का प्रयास करते थे। मोहम्मद तुगलक के काल यानी 1338 ईस्वी के दरमियान में अलाउद्दीन अली शाह ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। 1345 ईस्वी में इलियास खां संपूर्ण बंगाल पर अधिकार करके गद्दी पर बैठा। फिरोज तुगलक ने इलियास के शासन में बंगाल पर आक्रमण किया, जो कि असफल रहा। बंगाल के सुल्तानों ने बंगाल का सांस्कृतिक रूप से पर्याप्त विकास किया। 1386 ईस्वी में पांडुआ में सिकंदर शाह ने अदीना मस्जिद बनवाई। किसने? सिकंदर शाह ने। कौन सी मस्जिद? अदीना मस्जिद बनवाई, जिसमें 400 गुंबद हैं। रुकनुद्दीन बारबक शाह बंगाली साहित्य का महान संरक्षक था। उसने मालधर बसु को गुणराज खान तथा उसके पुत्र को सत्यराज खान की उपाधि दी। मालधर बसु ने श्री कृष्ण विजय की रचना की। कृतिवास ने रामायण का बंगला भाषा में अनुवाद इसी के काल में किया। कृतिवास रामायण को बंगाल का पंचवेद अथवा बाइबिल कहते हैं। अलाउद्दीन हुसैन शाह 1493 से 1519 ईस्वी में बंगाल का श्रेष्ठ मुस्लिम शासक था। कौन? अलाउद्दीन हुसैन शाह। उसने खलीफतुल्ला की उपाधि धारण की और राजधानी को पांडुआ से गौड़ यानी इकदाला स्थानांतरित किया। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की। 2 वैष्णव भाई रूप एवं सनातन उसके प्रमुख अधिकारी थे। उसने बड़ी संख्या में हिंदुओं को प्रशासन में स्थान दिया। हिंदुओं के प्रति उदारता के कारण उसे नृपति तिलक, कृष्ण का अवतार और जगत भूषण आदि उपाधियां दी गई थीं। नुसरत शाह 1519 से 32 ईस्वी का इसके कार्यकाल में इसने गौड़ में बड़ा सोना मस्जिद तथा कदम रसूल मस्जिद बनवाई। इसने काशीराम द्वारा महाभारत का प्रथम बांग्ला भाषी अनुवाद करवाया। नुसरत शाह ने बाबर से संधि की। इसी के समय में पुर्तगाली सबसे पहले बंगाल में प्रविष्ट हुए। अगला स्वतंत्र राज्य था जौनपुर, जो कि उत्तर प्रदेश का ही एक जनपद है। फिरोज शाह तुगलक ने जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जौनपुर की स्थापना की। 1394 ईस्वी में मलिक सरवर यानी ख्वाजा जहां नामक हिजड़े ने तैमूर के आक्रमण के कारण साम्राज्य में फैली अस्थिरता का लाभ उठाकर जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की। मोहम्मद शाह तुगलक द्वितीय ने उसे मलिक उस सर्क तथा ख्वाजाए जहां की उपाधि दी। इसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इब्राहिम शाह सरकी 1401 से 1440 ईस्वी इसका कार्यकाल रहा। इसने
जौनपुर को कला, संस्कृति और इस्लामी विद्या का केंद्र बना दिया। इसको स्थापत्य की सरकी या जौनपुर शैली का जन्मदाता माना जाता है। किसको? इब्राहिम शाह सरकी को। उसने सिराजे हिंद की उपाधि ली थी। इसी के काल में प्रसिद्ध मस्जिद अटाला मस्जिद पूरी हुई। अपनी सांस्कृतिक उन्नति के कारण जौनपुर को भारत का सिराजे हिंद या भारत का सिराज कहा गया। उसने शाह सरकी के काल में बहलोल लोधी ने जौनपुर को, जो कि 1483 से 1484 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। अगला स्वतंत्र राज्य था मालवा। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर अधिकार कर लिया था। फिरोज तुगलक के अमीर हुसैन खां गोरी ने 1401 ईस्वी में स्वतंत्र मालवा राज्य की स्थापना की। उसने दिलावर खां की उपाधि ली थी। 1406 ईस्वी में अलप खां हुसंग शाह के नाम से मालवा की गद्दी पर बैठा। 1407 ईस्वी में गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह ने मालवा पर अधिकार करके उसे बंदी बना लिया, परंतु शीघ्र ही वह मुक्त हो गया। इसने धार से हटाकर मांडू को अपनी राजधानी बनाया। धार कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो इसने धार से हटाकर मांडू को अपनी राजधानी बनाया। इसने 1435 ईस्वी में नर्मदा तट पर होशंगाबाद नामक नगर स्थापित किया। यह एक उदार शासक था जिसने हिंदुओं और जैनियों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई। नरदेव सोनी जैन उसका खजांची था। होशंग शाह सूफी संत शेख बुरहानुद्दीन का शिष्य था। इसके समय में ललितपुर मंदिर बनवाया गया। महमूद खिलजी अगला शासक रहा 1436 से 1469 ईस्वी तक। इसने सुल्तान मोहम्मद गोरी की हत्या करके मालवा में खिलजी वंश का शासन स्थापित किया। इसने मेवाड़ के शासक राणा कुंभा से युद्ध किए, जिसमें दोनों पक्षों ने विजय का दावा किया। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया तथा महमूद ने मांडू में 7 मंजिलों वाला विजय स्तंभ बनवाया। महमूद द्वितीय के विषय में समझेंगे, स्पेशल फैक्ट है ये। 1511 ईस्वी महमूद द्वितीय ने अमीरों के षड्यंत्रों से अपनी रक्षा हेतु चंदेरी के राजपूत शासक मेदिनी राय को अपना वजीर नियुक्त किया। 1531 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मालवा को जीतकर गुजरात में मिला लिया। 1537 ईस्वी में मल्लू खां इमादुल मुल्क की सहमति से कादिर शाह की उपाधि के साथ मालवा का स्वतंत्र शासक बन गया। अंततः 1562 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने मालवा जीत लिया। इस समय मालवा का शासक बाज बहादुर था, जो कला एवं संगीत का संरक्षक था। मालवा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया और बाज बहादुर अंततः मुगल मनसबदार बन गया। अगला है कश्मीर राज्य। दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने 7वीं शताब्दी में करकोट वंश की नींव डाली। ललितादित्य मुक्तापीड, जिसका कार्यकाल 724 से 760 ईस्वी रहा, इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने तिब्बतियों, कंबोजों, तुर्कों आदि को पराजित किया। इसने चीनी शासक के दरबार में दूत मंडल भेजा। भगवान सूर्य को समर्पित प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर इसी ने बनवाया। इसने कश्मीर में परिहासपुर नामक नगर बसाया। कारकोट वंश के बाद उत्पल वंश सत्ता में आया। इसकी स्थापना अवंतिवर्मन, जिसका कार्यकाल रहा 855 से 883 ईस्वी तक, तो इसकी स्थापना अवंतिवर्मन ने की। इसके मंत्री सुय ने नहरों का निर्माण करवाया तथा अवंतिपुर नामक नगर की स्थापना की। क्षेमेंद्र गुप्त 950 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसका विवाह लोहार वंश की राजकुमारी दिद्दा से हुआ। दिद्दा एक महत्वाकांक्षी महिला थी और अगले 50 वर्षों तक सत्ता व्यावहारिक रूप से
उसी के हाथों में रही। यह इतिहास की एक प्रसिद्ध शासिका थी। कौन? राजकुमारी दिद्दा। अगला शासक रहा संग्राम राज, जिसका कार्यकाल 1003 से 1028 ईस्वी के मध्य रहा। लोहार वंश का संस्थापक था। कौन? संग्राम राज। हर्ष एक उल्लेखनीय शासक था। यह सद्गुणों और दुर्गुणों का मिश्रण था। इसको कश्मीर का नीरो भी कहा जाता है। हर्ष ने कल्हड़ को संरक्षण दिया। कल्हड़ ने राजतरंगिणी की रचना की, इम्पॉर्टेंट है ये, जिससे कश्मीर का इतिहास ज्ञात होता है। इसकी रचना महाभारत शैली में की गई है। यह जयसिंह 1127 से 1159 ईस्वी के कार्यकाल में पूरी हुई। यह इस वंश का अंतिम शासक था। राजतरंगिणी इसी के वर्णन के साथ समाप्त होती है। कश्मीर अपने विशिष्ट शैव धर्म और दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। कश्मीर में 1286 ईस्वी में सिंहदेव ने एक हिंदू राजवंश स्थापित किया। 1301 ईस्वी में इसका भाई सुहादेव गद्दी पर बैठा। 1320 ईस्वी में ही दलूचा के नेतृत्व में कश्मीर पर मंगोल आक्रमण हुआ और शासक की अयोग्यता के कारण भारी अव्यवस्था फैली। इसका लाभ उठाकर सुहादेव के मंत्री शाह मीर ने 1339 ईस्वी में गद्दी को हथिया लिया और सुल्तान शमसुद्दीन की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठ गया। ये कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक था। सिकंदर के विषय में थोड़ा फैक्ट हम समझेंगे, जो कि 1389 से 1413 ईस्वी इसका कार्यकाल रहा। यह एक महत्वपूर्ण शासक था। इसके काल में तैमूर का भारत पर आक्रमण हुआ, परंतु सिकंदर की कूटनीतिक दूरदर्शिता की वजह से कश्मीर बच गया। आतताइयों से कश्मीर बच गया। इसके काल में सूफी संत सैयद मुहम्मद हमदानी कश्मीर आए और सिकंदर ने उनके लिए खानकाह बनवाई। यह अत्यंत धर्मांध शासक था। उसे तुरुस्क सुहा भी कहते थे। इसने सभी हिंदुओं को मुसलमान बनने या कश्मीर छोड़ने का आदेश दिया। मंदिरों को तोड़ दिया गया, मूर्तियों को गलाकर सिक्के बनवाए गए। इसने बुत सिकन यानी मूर्ति तोड़ने वाला की उपाधि धारण की, बुत सिकन। सिकंदर का पुत्र जैनुलाब्दीन 1420 से 1470 इसका कार्यकाल रहा। एक उदार शासक था। इसने हिंदुओं को वापस बुलाकर कश्मीर में बसाया, तोड़े गए मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया, जजिया कर को हटा लिया गया। यह एक विद्वान शासक था और कुतुब उपनाम से फारसी में कविताएं भी लिखता था। इसने राजतरंगिणी और महाभारत की फारसी अनुवाद करवाया। उसकी उदारता के कारण उसे कश्मीर का अकबर तथा मूल्य नियंत्रण की नीतियों के कारण कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी कहा गया। कश्मीरी लोग उसे वड शाह, महान शासक कहते थे। उसने समरकंद में कागज बनाने का कार्य आरंभ करवाया। उसने वूलर झील मीठे पानी की झील है ये, वूलर झील में जैना लंका नामक द्वीप का निर्माण करवाया। अपने बड़े पुत्र से दुखी होकर अकबर ने उसे देश निकाला दे दिया और शिकायतनामा नामक ग्रंथ की रचना की। 1586 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अगला स्वतंत्र राज्य था गुजरात। जफर खान ने गुजरात में 1407 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उसने मुजफ्फर शाह की उपाधि ली थी। जफर खां का पिता साधारण एक जाट था जिसने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। जफर खां दिल्ली के सुल्तानों द्वारा नियुक्त गुजरात का अंतिम सूबेदार था। 1407 ईस्वी में इसने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इसने मालवा के शासक हुसंग शाह को पराजित किया था। गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक अहमद शाह था, जिसका कार्यकाल 1411 से 1442 ईस्वी रहा। यह कभी भी युद्ध में पराजित नहीं हुआ।
कौन? हुसंग शाह, अहमद शाह कभी पराजित नहीं हुआ। यह एक असहिष्णु शासक था जिसने अनेक मंदिर नष्ट करवाए और पहली बार गुजरात में जजिया भी लगा दिया। इसने आसवाल के प्राचीन नगर के स्थान पर अहमदाबाद की स्थापना 1413 ईस्वी में की। यह कला और स्थापत्य का महान संरक्षक था। अहमदाबाद में इसने जैन तथा इस्लामी स्थापत्य का समन्वय कर अनेक भव्य इमारतें बनवाईं। इसके बारे में बदरुद्दीन दमामीनी ने कहा है कि वह सुल्तानों में विद्वान और विद्वानों का सुल्तान था। महमूद बेगड़ा प्रथम, इसका कार्यकाल 1459 से लेकर 1511 ईस्वी तक चला। गुजरात का महानतम शासक था महमूद बेगड़ा। इसने गुजरात को स्थायित्व प्रदान किया और युद्धों द्वारा अपने राज्य का विस्तार किया। इसने मिस्र और तुर्की के साथ पुर्तगालियों के विरुद्ध संधि की और मिस्र की नौसेना की मदद से 1508 ईस्वी में चोल के निकट पुर्तगाली नौसेना को बुरी तरह हराया। इसने चंपानेर के निकट मुहम्मदाबाद और गिरनार के निकट मुस्तफ़ाबाद नगर बसाया। चंपानेर के निकट ही उसने बाग-ए-फिरदौस की स्थापना की और चंपानेर तथा गिरनार जीतने के कारण ही उसे बेगड़ा की उपाधि मिली थी। यद्यपि कुछ विद्वानों की मान्यता है कि उसे अपने विचित्र रूप के कारण बेगड़ा कहा जाता था। यह धार्मिक रूप से सहिष्णु था। इसके दरबारी कवि उदयराज ने इसकी प्रशंसा में महमूद चरित्र नामक काव्य की रचना की। बारबोसा ने महमूद को विश्व पुरुष कहा है। बारथेमा ने महमूद के विचित्र रूप का वर्णन भी किया है। अगला शासक रहा बहादुर शाह। 1526 से 37 इसका कार्यकाल चला। गुजरात का अंतिम महान शासक था। कौन? बहादुर शाह। 1531 ईस्वी में इसने तुर्की नौसेना की मदद से दीव में पुर्तगालियों को हराया और दीव में बुर्ज-ए-बहादुर शाही नामक स्तंभ बनवाया। इसने 1535 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। आलम खां लोधी को शरण देकर इसने हुमायूं को नाराज कर लिया। फलतः मुगलों ने गुजरात पर आक्रमण कर दिया तथा इसका तोप जो चलाने वाला तोपची था रूमी खां मुगलों से मिल गया। बहादुर शाह मुगलों से बचने के लिए भागता रहा। कालांतर में इसने पुनः गुजरात पर अधिकार कर लिया। यह सहिष्णु शासक था। इसने महान संगीतज्ञ मंजू कलावंत को संरक्षण दिया। 1537 ईस्वी में पुर्तगालियों ने धोखे से इसकी हत्या कर दी। अंततः 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अगला स्वतंत्र राज्य था मेवाड़। मेवाड़ एक प्राचीन राज्य था। इसकी राजधानी नागदा थी। इस पर गुहिलोत वंश का शासन था। इल्तुतमिश ने गुलाम था। इल्तुतमिश किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो इल्तुतमिश ने आक्रमण करके इसकी राजधानी नागदा को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अतः जयक्षेत्र सिंह ने चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र के नाम पर खिजराबाद रखा, परंतु खिलजी आधिपत्य शीघ्र समाप्त हो गया और हम्मीर देव ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और अलाउद्दीन ने मेवाड़ चौहानों को सौंप दिया था। चौहानों को हटाकर सिसोदिया वंश की नींव डाल दी। हम्मीर ने दीर्घ काल तक शासन करके मेवाड़ के गौरव को पुनः स्थापित किया। लगभग 1318 से 1378 ईस्वी के दरमियान मोकल के शासन काल में 1421 से 1433 ईस्वी के मध्य मेवाड़ एक शक्ति के साथ सांस्कृतिक उपलब्धियों का भी केंद्र बना। मोकल ने माना फन्ना एवं विशाल नामक शिल्पकारों और कविराज वाणी विलास योगेश्वर तथा विष्णु भट्ट नामक विद्वानों को संरक्षण दिया।
इसने एक लिंग मंदिर के परकोटे का निर्माण तथा अन्य कई मंदिरों का पुनरुद्धार करवाया। मोकल के पुत्र राणा कुंभा, जिनका कार्यकाल 1433 से 1468 ईस्वी रहा, के सिंहासनारूढ़ सिंहासन पर बैठने के पश्चात होने पर मेवाड़ के महान युग का सूत्रपात हुआ। राणा कुंभा ने 1437 ईस्वी में सारंगपुर के निकट मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त करके बंदी बना लिया। इसी विजय की स्मृति में याद में चित्तौड़ में विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ 1448 ईस्वी में बनवाया गया। राणा कुंभा न केवल एक महान विजेता बल्कि कला संस्कृति के महान संरक्षक भी थे। विजय स्तंभ लेख के रचयिता अत्रि तथा महेश को उन्होंने संरक्षण दिया। वह स्वयं एक विद्वान थे। उन्होंने जयदेव कृत यानी जयदेव द्वारा लिखित गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका लिखी। उन्होंने एक लिंग महात्म्य के अंतिम भाग की रचना की। वह महान संगीतकार व कुशल वीणा वादक थे। उन्होंने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर व सुंड प्रबंध नामक ग्रंथों की रचना भी की। राणा सांगा, इनका कार्यकाल 1508 से 1528 ईस्वी रहा। यह इस वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। कौन? राणा सांगा। इनके काल में मेवाड़ का गौरव चरम पर था। इन्होंने मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय तथा गुजरात के मुजफ्फर शाह द्वितीय को पराजित किया। इन्होंने घटोली के युद्ध में, जो कि 1517 से 18 के मध्य चला, में इब्राहिम लोधी को परास्त किया। खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर के विरुद्ध राणा की हार हुई। 1528 ईस्वी में राणा के सरदारों ने जहर देकर राणा की हत्या कर दी। उड़ीसा स्वतंत्र राज्य देखते हैं इसके विषय में। उड़ीसा पर मध्यकाल में 3 महान वंशों का शासन रहा था। ये थे पूर्वी गंग वंश, सूर्यवंशी गजपति वंश तथा भोई वंश। पूर्वी गंग शासकों में अनंत वर्मन चोडगंग, जिनका कार्यकाल 1076 से 1148 ईस्वी रहा, सबसे महान था। कौन? अनंत वर्मन चोडगंग। सबसे महान था, जिसने उड़ीसा को संगठित एवं शक्तिशाली बनाया। पुरी के विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर एवं भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया तथा साहित्य का संरक्षण किया। एक अन्य महत्वपूर्ण शासक नरसिंह फर्स्ट, जिनका कार्यकाल 1238 से 1264 चला, ये थे कौन? शासक नरसिंह प्रथम, जिसने कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो ये करवाया था नरसिंह प्रथम। तो इसे आपको ध्यान रखना है। अगला है इसी के विषय में संस्थापक कपिलेंद्र, जिसका कार्यकाल रहा 1435 से 1467 ईस्वी। इसने बंगाल के शासक नूरुद्दीन को हराकर गौड़ेश्वर की उपाधि धारण की। प्रताप रुद्र, जिनका कार्यकाल 1497 से 1540 ईस्वी रहा, उड़ीसा के विषय में यहाँ पर हम अध्ययन कर रहे हैं। इस वंश का अंतिम प्रभावशाली शासक था कृष्णदेव राय। इससे इसका संघर्ष हुआ, जिसमें इसकी पराजय हुई। भोई राजवंश का संस्थापक गोविंद विद्यासागर या विद्याधर था। अब हम देखेंगे असम, जो कि एक स्वतंत्र राज्य ये भी अपने को घोषित कर चुका था। असम क्षेत्र में छोटे छोटे राज्य स्थित थे। इस काल में असम की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना अहोमों का आगमन थी। अहोम मंगोलायड नस्ल के लोग थे, जो चीन की महान ताई जनजाति से संबद्ध थे तथा 1228 ईस्वी में सुखाफा के नेतृत्व में उत्तरी बर्मा के रास्ते भारत आए। अहोम राज्य की संस्थापक सुखाफा था। भारत में
इन्होंने हिंदू रीति रिवाज एवं धर्म को अपना लिया। इनका बंगाल के शासकों तथा कालांतर में मुगलों से भी संघर्ष हुआ, परंतु इन्होंने अपना अस्तित्व बनाए रखा। इस संदर्भ में वीर योद्धा लाचित बरफुकन का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने 1671 ईस्वी में मुगल सेना का कड़ा प्रतिरोध किया। सबसे महान अहोम शासक सुहंगमंग 1497 से 1539 ईस्वी था। सुहंगमंग, इसके शासनकाल में शंकरदेव द्वारा प्रवर्तित वैष्णव धर्म का प्रभाव बढ़ा तथा इसने अपना नाम स्वर्ग नारायण रखा। अहोम राज्य अंग्रेजों के आगमन तक बना रहा। इसके अतिरिक्त अहोमों के पश्चिम में कामरूप राज्य अवस्थित था, जो अहोमों एवं बंगाल के शासकों के साथ संघर्षरत थे। कामरूप का राज्य कामत कहलाता था। इनकी राजधानी कामतपुर थी। यहाँ स्वेन वंश प्रमुख रूप से फैला हुआ था। कौन सा? स्वेन वंश प्रमुख था, जिसका सर्वश्रेष्ठ शासक नीलांबर, जिसका कार्यकाल 1480 से 1498 था। 1515 ईस्वी में कूच जाति का विषम सिंह कामरूप का शासक बना। कालांतर में कूच राज्य कूच बिहार एवं कूच हाजों में विभाजित हो गया। मारवाड़, ये भी एक स्वतंत्र राज्य बन गया था। मारवाड़ जोधपुर की स्थापना चुंद के बेटे जोधा ने की। उसने जोधपुर को राजधानी बनाया। मारवाड़ पर राठौर वंश का शासन था। राठौर कन्नौज के गहड़वाल वंश अथवा प्राचीन राष्ट्रकूट वंश से संबंधित थे। मालदेव 1532 से इसका 1564 तक कार्यकाल चला। इसके समय राठौरों की शक्ति चरम सीमा पर थी। अगला है प्रांतीय स्थापत्य कला के विषय में, जिसमें क्षेत्रीय राज्यों में स्थानीय तत्वों का प्रभाव कला, संस्कृत एवं भाषा आदि पर दृष्टिगोचर होता है। साथ ही स्थापत्य कला भी स्थानीय तत्वों से प्रेरणा ग्रहण करती हुई विकसित हुई, जो क्षेत्रीय राज्यों में अलग अलग स्थापत्य शैलियों के रूप में प्रकट हुई और उनकी विशिष्ट पहचान बन गई। बंगाल की इमारतों में ईंटों का प्रयोग व्यापक रूप से हुआ, क्योंकि बंगाल में पत्थरों का अभाव है। इसके अतिरिक्त छोटे छोटे खंभों पर नुकीली मेहराबें तथा हिंदू प्रतीक चिन्हों जैसे कमल का प्रयोग सजावट के लिए किया गया। साथ ही कॉर्निश का इस्लामी अनुकरण भी बंगाल के स्थापत्य की विशेषता है। पांडुआ की अदीना मस्जिद, गौड़ की सोना मस्जिद तथा कदमरसूल मस्जिद आदि इमारतों में बंगाली स्थापत्य के विशिष्ट लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। अदीना मस्जिद का निर्माण सिकंदर शाह ने 1368 ईस्वी में करवाया। ये भारत की विशालतम मुस्लिम इमारत है। कौन सी? अदीना मस्जिद। कहाँ पर है? जौनपुर में। इसकी एक प्रमुख विशिष्टता ढलवा दीवारें भी हैं। इसमें 400 गुंबद हैं। पांडुआ में स्थित जलालुद्दीन मोहम्मद शाह के मकबरे को लखी मकबरे के नाम से भी जाना जाता है। कदम रसूल मस्जिद तथा सोना मस्जिद का निर्माण नुसरत शाह 1519 से 32 ईस्वी का कार्यकाल रहा, इसने करवाया था। किसने? नुसरत शाह ने। किस मस्जिद का निर्माण? सोना मस्जिद का निर्माण। जौनपुर, ये भी एक स्वतंत्र राज्य अपने को घोषित कर चुका था गुलाम वंशों के पतन के बाद। जौनपुर की इमारतें प्रायः भारी भरकम हैं। इनमें मीनारें नहीं हैं तथा इनकी विशेषता ढलवा दीवारों के साथ राजसी दरवाज़ों का निर्माण है। इन इमारतों में हिंदू इस्लामी स्थापत्य शैलियों का मिश्रण है।
अटाला मस्जिद, जिसका निर्माण 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह सरकी ने कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी मंदिर को तुड़वाकर करवाया था, मिश्रित हिंदू इस्लामी शैली का उदाहरण है। इसके मेहराब एवं गुंबद हिंदू शैली में बने हैं। इसी प्रकार लाल दरवाज़ा मस्जिद मोहम्मद शाह द्वारा 1450 ईस्वी में निर्माण कराई गई। झंझरी मस्जिद इब्राहिम सरकी द्वारा 1430 ईस्वी में निर्मित कराई गई। ये कुछ महत्वपूर्ण मस्जिदें थीं। जौनपुर की शैली में बनी प्रसिद्ध इमारतें हैं। जामी मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी द्वारा करवाया गया था। मालवा में स्थापत्य की विशिष्ट शैली विकसित हुई। इसकी विशेषताएं हैं नुकीले मेहराब, ढालदार दीवारें, मेहराबों में लिंटर व तोड़ी का प्रयोग। ये तुगलक परंपरा थी। कौन सी? तोड़ी का प्रयोग करना। गुंबद व पिरामिड के आकार की छतें थीं। यह लोधियों की स्थापत्य शैली से प्रभावित विशेषता थी या उनकी नकल की गई थी। गुंबद व पिरामिड के आकार की छतों का निर्माण करना। इसके अतिरिक्त ऊंची चौकियों पर इमारतों का निर्माण तथा सीढ़ियों की साज सज्जा में रंगों का बहुलता से प्रयोग भी मालवा शैली की विशेषता थी। मालवा शैली की प्रसिद्ध इमारतों में हिंडोला महल, जो कि होशंग शाह द्वारा 1425 ईस्वी में निर्मित कराया गया। हिंडोला महल। अगला है मांडू स्थित जहाज महल। महमूद प्रथम द्वारा इसका निर्माण कराया गया। मांडू की सर्वाधिक आकर्षक इमारत है ये। कौन सी? मांडू स्थित जहाज महल। 1508 से 1509 ईस्वी के मध्य सुल्तान नासिरुद्दीन ने बाज बहादुर एवं रूपमती का महल बनवाया। फतेहाबाद स्थित 7 मंजिला कुस्क महल सुल्तान महमूद खिलजी ने 1445 ईस्वी में बनवाया था। कश्मीर की स्थापत्य कला के विषय में हम समझेंगे। कश्मीरी स्थापत्य शैली की प्रमुख विशेषता थी लकड़ी का बहुतायत में प्रयोग। लकड़ी पर विविध प्रकार की नक्काशी से इन भवनों में सौंदर्य की अभिवृद्धि हुई है। अन्य प्रांतीय शैलियों की तरह यहाँ भी मिश्रित हिंदू शैली विकसित हुई। जैनुल आबिदीन ने वुलर झील में एक कृत्रिम द्वीप जैना लंका बसाया। इसके पूर्व सिकंदर शाह ने श्रीनगर में मंदानी के मकबरे का निर्माण करवाया था, जिसे जैनुल आबिदीन ने विस्तार दिया। कश्मीर के भवनों में अखून मुल्ला शाह का मकबरा एवं मस्जिद, काठी दरवाज़ा, हमदान की मस्जिद आदि प्रसिद्ध स्थापत्य हैं। अब हम सेल्फ चेक के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उपरोक्त तथ्यों से निकाल कर लाए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है जौनपुर नगर निम्नांकित में से किसकी स्मृति में स्थापित किया गया? गयासुद्दीन तुगलक की, या मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, या फिरोज शाह तुगलक की याद में, अथवा अकबर की याद में? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में या स्मृति में जौनपुर नगर को स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैनुल आबिदीन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वह कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है। उसने वुलर झील में जैना लंका नामक द्वीप का निर्माण करवाया था। उसके समय में राजतरंगिणी का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ। उपरोक्त कथनों में से कौन कौन सा या कौन से सही हैं, ये हमें स्कूट के माध्यम से बताना है प्रश्न संख्या 2 में। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला, दूसरा और तीसरा जो बिंदु यहाँ पर कथन दिए गए हैं, ये सभी कथन यहाँ पर सही हैं कि जैनुल आबिदीन वो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता था।
उसने यानी जैनुल आबदीन ने उलर झील में जैना लंका नामक द्वीप का निर्माण करवाया था, ये भी सही है। और जैनुल आबिदीन ने अपने समय में राजतरंगिणी का फारसी भाषा में अनुवाद भी करवाया था। तो इसलिए इस प्रश्न में सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा बिंदु सभी सही हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 3, सुमेलित कीजिए से संबंधित है, जिसमें सूची फर्स्ट में शासकों के नाम व सूची सेकंड में उनके शासन राज्यों के नाम दिए गए हैं। जिसमें पहला है ललितादित्य, मुक्तापीड, रुकनुद्दीन बारबक शाह, महमूद खिलजी, महमूद बेगड़ा। तो इनके शासन के विषय में बताना है कि ये कहाँ के शासक थे। तो इस कूट के माध्यम से उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर बताना है। तो प्रश्न संख्या है आपके समझ ये 3, इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। ललितादित्य मुक्तापीड तो ये कश्मीर का शासक था, और रुकनुद्दीन मुबारक शाह ये बंगाल का शासक था, और महमूद खिलजी ये मालवा का शासक था, और महमूद बेगड़ा ये गुजरात का शासक था। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा, चौथा और पहला, तीसरा बिंदु एक दूसरे के समक्ष आ जाएगा। दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। अगला प्रश्न है, निम्न स्थानों में किसे भारत का सिराज कहा जाता था? आगरा को, इलाहाबाद को, जौनपुर को अथवा लखनऊ को? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, जौनपुर, जो कि उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख जिला है। जौनपुर लखनऊ से आगे। जिसको भारत का सिराज कहा जाता था या भारत का सिराजे हिंद की उपाधि से नवाजा गया था जौनपुर को। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, जौनपुर। उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर भी यहाँ पर दिए गए हैं, जिनसे आप इन्हीं बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तरों का मिलान भी कर सकते हैं। यदि अभी तक हमारा चैनल KDGS पॉइंट आपने सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को शेयर कर दें, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन और उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।